गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको साइंस का 17 चैप्टर जल एक्सप्लेन कर रही हूँ। जल की आवश्यकता एवं उपयोगिता। जल का उपयोग प्रतिदिन पीने, खाना पकाने, सफाई करने, कपड़े धोने, स्नान करने, सिंचाई आदि में किया जाता है। फलों एवं बीजों के प्रकीर्णन में जल परिवहन का अच्छा माध्यम है। जल मनोरंजन का भी साधन है, जैसे नौकायन, तैराकी, वाटर पोलो आदि। आग को बुझाने तथा विद्युत उत्पन्न करने में भी जल का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त घर की पुताई, कूलर, गृह निर्माण, फसलों की सिंचाई, बागवानी, बर्फ बनाने के उद्योग में एवं चमड़ा उद्योग में जल का उपयोग किया जाता है। जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, इसीलिए जल है तो जीवन है। जल द्वारा कीटाणुओं, बीजों और फलों का परिवहन। एक मजदूर ने नदी के किनारे एक गिरे हुए सूखे वृक्ष का मोटा तना काटा। मजदूर उसे ढोकर ले जाने में असमर्थ है, तो वह उस तने को नदी में बहा देता है और तना नदी की धारा में बहते हुए आगे बहता हुआ अपने स्थान पर पहुंच जाता है और मजदूर उसे निर्धारित स्थान पर पकड़ लेता है। इस घटना को हम जल द्वारा परिवहन कहते हैं। नदियों एवं समुद्र के जल से किन किन वस्तुओं से कीटाणुओं का परिवहन होता है? जैसे रोगी मनुष्य द्वारा नदी एवं अन्य जल स्रोत के निकट में शौच, स्नान एवं कपड़े धोने से अन्य रोगों जैसे टाइफाइड, पेचिस, हैजा, टीबी आदि के कीटाणुओं का संचरण जल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक होता है। नदी के किनारे पर लगे वृक्षों के फल एवं बीजों का प्रकीर्णन भी जल प्रवाह के द्वारा ही होता है। जैसे कि बहुत से बीज होते हैं जो जल की धारा में बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? परिवहन। बड़ी नदियों में नाव एवं जहाजों के उपयोग आवागमन के लिए किया जाता है। समुद्रों में जहाज द्वारा सामग्री एवं यात्रियों का आवागमन एक देश से दूसरे देश के लिए होता है। नाव पर घर बनाकर मनुष्य झीलों में निवास करते हैं। मनुष्य के शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के कारण उत्पन्न हानिकारक पदार्थ जैसे यूरिया, लवण आदि भी जल के माध्यम से मूत्र एवं पसीने के रूप में बाहर निकलते रहते हैं। जीवधारियों में रक्त के द्वारा भी जल शरीर में संचरित होता है। श्वसन क्रिया में ली गई ऑक्सीजन और पाचन के पश्चात बना ग्लूकोज रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। जल जीवधारियों का मूलभूत घटक है। एक छोटे बच्चे को दिन में कई बार दस्त हो जाते हैं। ठीक है, उसका बच्चा क्या होता है? कमजोर होता जा रहा है और उसका चेहरा मुरझा गया है और होंठ सूख गए हैं। ठीक है, तो हम इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? इस स्थिति को हम निर्जलीकरण कहेंगे। दैट मीन डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो फिर डॉक्टर क्या कहते हैं कि बच्चों को बार बार नमक और चीनी का घोल बनाकर पिलाइए। तो बच्चों को हम चीनी और नमक का घोल बनाकर पिलाते हैं और उससे क्या होता है? उसमें उसके शरीर की जल की कमी पूरी हो जाती है। दैट मीन्स शरीर में जल की मात्रा का कम होना क्या कहलाएगा? निर्जलीकरण कहलाता है। सभी पेड़ पौधों एवं जंतुओं के शरीर में बड़ी मात्रा में उपस्थित रहता है। ठीक है, जैसे मनुष्य के शरीर के भार के अनुसार 70% और शरीर के हाथी के शरीर में 80%, पेड़ पौधों में 60% जल उपस्थित रहता है। इसी प्रकार अन्य सभी जीवों के शरीर में अधिकांश मात्रा जल की ही रहती है। जल अनेक वनस्पतियों एवं जंतुओं का वासस्थान है। हमारी पृथ्वी का 70% भाग जल है। सभी जीवित प्राणियों व वनस्पतियों के जीवन के लिए अति आवश्यक है। साथ ही यह अनेक जंतुओं जैसे ऑक्टोपस, विभिन्न प्रजातियों की मछलियों एवं अनेक प्रकार के जीव जंतु एवं विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों आदि का वास स्थान है। क्योंकि ये सभी जीव जंतु एवं वनस्पति जल के अंदर ही जीवित रह सकती है। जल अनेक वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का वास स्थान है। जल के स्रोत: नदी, तालाब, झील, झरना, वर्षा, पर्वतों पर जमी बर्फ, भूमिगत जल आदि जल के प्राकृतिक स्रोत है। कुआं, नलकूप तथा हैंडपंप आदि भूमिगत जल प्राप्त करते हैं। अधिकांश नदी, नलकूप, कुएं मीठे व ताजे जल के स्रोत हैं। पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? समुद्र प्राकृतिक जल का सबसे बड़ा स्रोत है। समुद्र का जल पीने योग्य नहीं है, क्योंकि समुद्र के जल में सबसे अधिक अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिसमें 2.6% नमक होता है। इसी के कारण समुद्र का जल खारा होता है। इसे पीने तथा कृषि के उपयोग में नहीं लाया जा सकता है।
वर्षा का जल स्वादहीन होता है। सामान्यतः वर्षा का जल अपेक्षाकृत शुद्ध होता है, लेकिन जिस स्थानों पर वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां वर्षा के जल में अल्प मात्रा में भिन्न भिन्न अम्ल उपस्थित हो सकती हैं। वर्षा का कुछ प्रतिशत जल जमीन द्वारा अवशोषित हो जाता है और कुछ जल पत्थर तथा बालू की विभिन्न परतों छनकर पृथ्वी की गहराई से चट्टानों के ऊपर एकत्रित हो जाता है। खनिज लवणों के घुले होने के कारण यह जल स्वादयुक्त तथा पीने योग्य हो जाता है। विभिन्न स्रोतों से जल प्राप्त जल का स्वाद उसमें घुले खनिज लवणों के कारण होता है, इसलिए किसी स्रोत के जल का स्वाद मीठा तो किसी का स्वाद खारा होता है। जल के शुद्धिकरण की आवश्यकता। हमें जल को पीने से पहले उसे शुद्ध करना पड़ता है, क्योंकि जल में बहुत सी अशुद्धियां घुली हुई होती हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी गंदे पानी के नाले, चमड़ा उद्योग के अपशिष्ट भी नदी में गिरा दिए जाते हैं। ठीक है, इन अशुद्धियों को देखते हुए इन अशुद्धियों को दूर करेंगे। अशुद्धियों को दूर करना, रोग के कीटाणुओं से जल को मुक्त करना ही जल का शोधन कहलाता है। तालाबी नदी का शोधित जल ही पीने योग्य होता है। शोधित जल ही आपके घर में नल द्वारा भेजा जाता है। जल का शोधन घरों में नलों द्वारा पहुंचाने से पूर्व जल का शुद्धिकरण निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। नंबर 1, छानना। जब जल को कोयला, कंकड़ और रेत की कई परतों से होकर छानते हैं, जिससे धूल तथा घुलनशील अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। कोयला रंग गंध दूर करता है। नंबर 2, तलछटीकरण। नदी के जल के तलछटीकरण हेतु एक बड़ी टंकी में एकत्रित किया जाता है। कुछ समय बाद टंकी की तली में निलंबित अशुद्धियां बैठ जाती है। तलछटीकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए इसे फिटकरी का उपयोग किया जाता है। क्लोरीनीकरण। ठंडे जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए उसमें क्लोरीन गैस प्रभावित की जाती है। क्लोरीन जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। इस प्रक्रिया को क्लोरीनीकरण कहते हैं। क्रियाकलाप। एक बीकर में शुद्ध जल लेंगे, देखकर सूंघकर चक्कर बताएंगे कि इसका रंग, गंध और स्वाद कैसा है। जल रंगीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। दैट मीन्स जल का कोई रंग, गंध और स्वाद नहीं होता है। ठंडा या गर्म करने पर जल किसी रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस जल को हम 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर यह बर्फ में तथा गर्म करने पर वाष्प में बदल जाता है। जल की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस। ठोस बर्फ, द्रव जल, गैस जल वाष्प। सामान्यतः ताप पर जल द्रव के रूप में होता है। इसकी अवस्था परिवर्तन ताप पर निर्भर करती है। क्रियाकलाप 9। किसी पौधे की पत्ती युक्त एक टहनी में चित्र के अनुसार पॉलिथीन की थैली बांध दे। देखिए, ये हमने गमला लिया है। गमले में हम क्या करेंगे, पौधे में जैसे हम पिन्नी बांध देंगे। दूसरे दिन देखेंगे तो थैली में जल की बूंदें दिखाई देती हैं। ठीक है, ये जल की बूंदें कहाँ से आई? यह पत्तियों की सतह में छोटे छोटे छिद्र को हम क्या बोलेंगे, रंध्र पाए जाते हैं, जिन्हें वायु रंध्र कहते हैं। इन्हीं रंध्रों से पौधों का अतिरिक्त जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में मिलता रहता है। यह क्रिया शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में तीव्र गति से होती है। मृदु तथा कठोर जल। आपने अनुभव किया होगा कि कभी कभी सिर में हम साबुन लगाकर नहाते समय सिर के बाल स्वच्छ होने के स्थान पर और चिकट हो जाते हैं। ऐसा प्राय कुछ कुओं के जल में या फिर स्थान पर पाए जाने वाले जल में होता है। ऐसा क्यों होता है? जिस भगोने में प्राय नहाने के लिए पानी उबाला जाता है, उसकी पहले दीवारों पर सफेद रंग का कुछ पदार्थ जमा होता है। ऐसा ही सफेद पदार्थ हम मग, बाल्टी या नली की टोटी पर भी जमा हुआ देख सकते हैं। यह घटना किसी स्थान में पानी में अधिक देखने को मिलती है और कहीं कम। जल की यह भिन्नता उसमें घुले हुए लवणों के कारण होती है। कुछ लवण की उपस्थिति हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती, तो ऐसे जल को हम मृदु जल कहते हैं। इसके विपरीत कुछ अन्य लवणों के घुले होने पर जल कुछ कार्यों के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। ऐसे जल को हम कठोर जल कहते हैं। जल को किसी घरेलू जल शोधन युक्ति से शुद्ध कर लिया जाए तो लवणों की मात्रा भी कम की जा सकती है। जल की कठोरता उसमें घुले लवणों जैसे कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट तथा खनिज अशुद्धियों के कारण होती है। इस चैप्टर को आप स्वयं रीड करेंगे, आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।